हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लासेस। जल्दी से आपकी नोटबुक निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए। आज का टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशंस, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्पस। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और क्वेश्चन क्या बनता है? डेराइव द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। आपको मैक्सवेल इक्वेशन का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल फॉर्म डेराइव करना है। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से आज इसका स्टडी करने वाले हैं। चारों इक्वेशंस हम यहाँ पे डेराइव करेंगे और बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए। प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं और इसको स्टार्ट करते हैं एक चार्ट से। ठीक है, इस टॉपिक को या बात करूं मैं मैक्सवेल इक्वेशन को डेराइव करने से पहले आपको ये 4 रूल पता होने चाहिए। ये चारों रूल्स हम यहाँ पर यूज में लेंगे, या फिर मैं बात करूं तो इक्वेशन को डेराइव करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग ही हम इन चारों रूल्स से ही करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन चारों रूल्स को आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और कुछ रूल्स अदर इक्वेशंस है जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये इस टॉपिक का बेसिक पार्ट है। ये समझ में आ गया तो इसके बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन है क्या? इन 1862 मैक्सवेल रिप्रेजेंटेड 4 इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए 1862 में मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन रिप्रेजेंट करी थी। उन इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, चारों इक्वेशंस को ही हम डिफरेंट रूल से डेराइव करेंगे। कैसे? देखो, मैक्सवेल इक्वेशन आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो ना, तो ऐसे ही नोट्स बनाना। फर्स्ट जो आपका पेज रहेगा वो यही रहना चाहिए, इसके बाद हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बीच में मैक्सवेल इक्वेशन लिखी है, मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस लिखी है यहाँ पे, और इन चारों इक्वेशन को किन किन रूल से हम डेराइव करेंगे वो यहाँ पे मेंशन करा है। ठीक है, और रूल्स है क्या वो भी यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, तो करें शुरू। सबसे पहले आप ये लिखो, इन 1862 मैक्सवेल रिप्रेजेंटेड 4 फंडामेंटल इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। These equations are known as Maxwell equations. इन इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आप डालो मैक्सवेल इक्वेशन। करें शुरू। ओके, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। ये इक्वेशन हम डेराइव करते हैं बाय द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किससे डेराइव करेंगे? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? फॉर ए क्लोज सरफेस 1/एप्सिलॉन ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। फाई किसके बराबर होगा? 1/एप्सिलॉन ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस। पढ़ा हुआ है ना हमने ये? ठीक है, तो आप ऐसे लिखो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, उसको हम डेराइव करते हैं बाय द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फाई ई बेटा यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, नाउ मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे डेराइव करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस लॉ क्या बोलता है? जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, आउटगोइंग और इनकमिंग यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होती है वो इक्वल होती है। इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटगोइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बराबर होती है। तो जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो सेकेंड गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या बोलता है? फॉर सेकेंड इक्वेशन हम डेराइव करेंगे, उसके लिए हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूज में ले रहे हैं। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलता है? फाई बी इक्वल टू 0, मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, दिस इज डेराइव्ड बाय गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फाई बी इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे फाई बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और फाई बी को हम क्या लिखते हैं? B डॉट डी ए इक्वल टू 0। होगा नहीं होगा, बिकॉज फाई बी आपका कितना होता है? B डॉट डी ए होता है ना, सरफेस इंटीग्रेशन B डॉट डी ए। ठीक है, यदि फाई बी 0 है तो दिस इज इक्वल टू 0। और ये डायग्राम क्या बता रहा है कि इन द मैग्नेटिक फील्ड, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो क्लोज लूप बनाती है, क्लोज सरफेस बनाएगी ना। ठीक है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आती है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड्स आउटगोइंग होती है। इनकमिंग और आउटगोइंग इक्वल होती है। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स की हम बात करें तो नेट फ्लक्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। दिस इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड इक्वेशन पे आता है। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हम यहाँ पे डेराइव करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किससे? बाय द यूजिंग ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ सर्किट
फॉर ए सर्किट, हम यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है? इंड्यूस ईएमएफ, आप यहाँ पे एप्सिलॉन लिख लो, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, माइनस ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाय डी टी, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन जब हम डेराइव करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग हम यही से करेंगे, किससे? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है? किसी भी सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होता है? चेंज इन फ्लक्स के बराबर होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है इंड्यूस ईएमएफ के, ठीक है। फोर्थ लॉ की हम बात करें तो फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ लॉ नहीं, फोर्थ इक्वेशन हम यहाँ पे डेराइव करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, फर्स्ट लेक्चर अपना एम्पियर्स लॉ पे ही था ना। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है? म्यू नॉट आई के बराबर होता है। आई यहाँ पर क्या होता है? टोटल करंट इनसाइड द लूप, उस लूप के इनसाइड कितना करंट है, वो म्यू नॉट वहां पे परमिएबिलिटी ऑफ द सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन चारों इक्वेशंस को हम इन चारों रूल्स से डेराइव करेंगे। एक कॉन्सेप्ट पकड़ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पे दो रूल्स और यूज में लेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट हम यहाँ पे यूज में लेंगे थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि हमने चैप्टर 1 में ही स्टडी कर ली थी। अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, किसी भी वेक्टर फील्ड का हम सरफेस इंटीग्रेशन करें तो वो किसके बराबर होता है? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड और उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन। या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन की हम बात करें तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी ए। बेटा यहाँ पे ए क्या है? ए यहाँ पर होता है वेक्टर फील्ड। क्या है बेटा? ये वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड का यदि हम सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं तो किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, उस वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो जब हम डेरिवेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं इस इक्वेशन को यूज में लूंगी। किसको? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। समझ आया? जहां पे हमें सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, इतना सा आपको समझ आना चाहिए। इसके साथ साथ ही हम एक और थ्योरम वहां पे यूज में लेंगे, विच इज स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम आपको यहां नहीं दिख रहा हो तो इधर देख लो। स्टोक्स थ्योरम अगेन वेक्टर फील्ड होता है। इस वेक्टर फील्ड का हम लाइन इंटीग्रल करें तो किसके बराबर होता है? कर्ल ऑफ दिस, ठीक है। ये सरफेस और ये लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। यहाँ पे सी लिख लो आप, ठीक है। तो इस तरह से ए यहाँ पे अगेन वेक्टर फील्ड होता है। तो लाइन इंटीग्रेशन को यदि मुझे सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, दैट टाइम मैं वहां पर स्टोक्स थ्योरम यूज में लूंगे। तो आपको ये 6 ही रूल्स या फिर 6 ही लॉस पता होने चाहिए। इसके बाद तो डेरिवेशन आपके हाथ में है, ठीक है। तो आप पहले इनको लिखो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। कर दे स्क्वेयर्स। अब आप इस पे हेडिंग डालो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। हेडिंग डालो आप मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ओके, कैसे डिराइव करें? बाय द यूजिंग ऑफ गॉस लॉ। दिस इक्वेशन इज derived by the using of Gauss law for electric field। क्या होता है? according to this rule, according to Gauss law, net outgoing फ्लक्स किसके बराबर होता है? नेट आउटगोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? फाई ऑफ ई इक्वल टू Q by एप्सिलॉन। एंड वी नो कि जो फाई है उसको हम क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी ए ना, सरफेस इंटीग्रेशन लगाते हैं हम, और ए डॉट डी ए। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? एंड वी नो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू स्केल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। डीए यहाँ पे क्या होता है बेटा, एरिया वेक्टर ना, एंड एरिया वेक्टर। क्लियर? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा यहाँ पे हम क्यू पता कर लेते हैं कि क्यू क्या है। इसके बाद फाई ए की वैल्यू और क्यू की वैल्यू दोनों हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इफ देयर आर यूनिफॉर्म एंड continuous charge distribution and rho is volume density, volume charge density। ठीक है, यदि हमने रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताई है तो क्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम रो dv। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। if we put equation 3 and 2 in equation 1, यदि हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो फाई ई आपके पास क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी ए। बेटा यहाँ पे सरफेस है ना, दिस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड दिस इज अ वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आपके पास क्या है, रो डीवी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहां तक लिखो। अब देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है, E डॉट डी ए, इधर आपके पास है सरफेस इंटीग्रेशन, इधर आपके पास है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। कहाँ जाऊं मैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे, तो हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो एंड बाय द गॉस divergence theorem, by the Gauss divergence theorem। क्या होता है Gauss divergence theorem, बता दो जल्दी से। A डॉट डी ए किसके बराबर होगा, A डॉट डी ए किसके बराबर होता है, डेल डॉट ई, और यहाँ पर आता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। सही से लिखना इसको, किसके बराबर आता है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर आता है। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 पुट कर दे। ए डॉट डी ए, आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, डेल डॉट ई डीवी, और यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1 बाय एप्सिलॉन वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। क्लियर है? एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब यदि हम दोनों इक्वेशन में वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ गया तो कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग RHS साइड एंड LHS साइड, यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो डेल डॉट ई किसके बराबर है आपका, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, एंड दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इज, and this is differential form of, हट रही हूँ मैं, एक बार अभी लिख लेना, differential form of Maxwell first equation। तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है क्या, डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डेल डॉट ई किसके बराबर होता है, रो बाय एप्सिलॉन के बराबर होता है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन फॉर्म राइट डाउन कर लोगे, इंटीग्रेशन फॉर्म ये रहा या फिर ये, दोनों ही इंटीग्रेशन फॉर्म है। ठीक है, अब बेटा इसी में एक चीज और देखो, इफ मीडियम इज यूनिफॉर्म एंड आइसोटॉपिक। ठीक है, तो यहां पर आपका मैक्सवेल इक्वेशन क्या बनेगा, डेल डॉट ई, यदि मैं एप्सिलॉन को इधर लेकर आऊं, दिस इज इक्वल टू रो। ठीक है, यहाँ पे बेटा एप्सिलॉन है। ठीक है, तो डेल डॉट एप्सिलॉन को मैं ए के साथ ले रही हूँ, तो एप्सिलॉन ए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम इसको कैपिटल डी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टॉपिक पढ़ा है, वहीं पे डिफाइन कर दिया था। तो बाय दिस इक्वेशन डेल डॉट डी इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, रो। दिस इज ऑल्सो अ मैक्सवेल इक्वेशन, ये भी आपका एक मैक्सवेल इक्वेशन का फॉर्म ही है, किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म एंड आइसोटॉपिक मीडियम।
ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। इसको राइट डाउन करो, इसके बाद अपन मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन भी डेराइव कर लेते हैं। लिख लिया, करें मैक्सवेल इक्वेशन सेकेंड अपन डेराइव, ठीक है। अब आप यहाँ पे डालो हेडिंग मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। कैसे डेराइव करते हैं? बाय द यूजिंग ऑफ Gauss law, by the using of Gauss law of magnetic field, Gauss law of magnetic field. Clear है? And we know in the magnetic field lines, in the form of क्लोज कर होती है, नहीं होती है? होती है ना, इस तरह से। और जितनी यहां पर इनकमिंग फील्ड लाइंस होती है उतनी ही आउटगोइंग लाइंस होती है, ठीक है। सो वी नो इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द फॉर्म ऑफ क्लोज कर्व एंड incoming field lines of force is equal to outgoing। इसी फॉर्म में लिखना बेटा, ताकि आपको याद रहेगा, ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, इसी फॉर्म में लिखना। incoming field lines of force is equal to outgoing field lines of force। okay, so net magnetic flux, सो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ बेटा? 5b 0 ना, ठीक है। एंड 5b वी नो 5b क्या होता है बेटा आपका? b डॉट डी होता नहीं होता है? होता है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि b डॉट डी इक्वल टू 0 एंड दिस इज इंटीग्रेशन फॉर्म। या आपका इंटीग्रेशन फॉर्म आ गया मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। समझ आया ना? तो बेसिकली जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो कितना यूज में आ रहा है, मतलब वही से अपन निकाल पा रहे हैं। अब देखो बेटा, डिफरेंशियल फॉर्म निकालना है तो अप्लाई कर दो बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलता है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी किसके बराबर होगा? डेल डॉट बी, इसको सही से लगाओ, डेल डॉट बी डीवी। होता नहीं होता वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यदि मैं यहां से अबव इक्वेशन की बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि डेल डॉट बी इंटीग्रेशन ऑफ v डीवी इक्वल टू 0 बोलोगे ना। तो बेटा मैं यहां से क्या बोल सकती हूँ? मैं यहां से ये बोल सकती हूँ कि डेल डॉट बी 0, डेल डॉट बी क्या हुआ आपका? 0। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, है ना इजी? मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। अब आप लिख लीजिए अच्छे से, साइड हटियो में लिख लो आप अच्छे से। लिख लिया? करें नेक्स्ट इक्वेशन डेराइव। देखो अब नेक्स्ट आपका कौन सा इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। बताओ किस रूल से हम इसको डेराइव करते हैं? बाय द यूजिंग ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और क्या बोलता है ये रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इंड्यूस ईएमएफ इन सर्किट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्किट किसके बराबर होता है?
change of flux with time and direction will be opposite. ठीक है, और डायरेक्शन यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट होता है. तो बेटा मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, EMF मैं एप्सिलॉन लिख रही हूँ, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल फाई बाय डेल टी. ठीक है, डेल फाई बाय डेल टी. और फाई यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिखो ताकि आपको ये ध्यान रहे. ठीक है, एंड जो EMF होता है एप्सिलॉन, वो किसके बराबर होता है, लाइन इंटीग्रेशन. मतलब मैं सर्किट लगा रही हूँ बेटा, जो सर्किट लेके चलते हैं उसका लाइन इंटीग्रेशन, मतलब लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है. तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. एंड ये लिखो ये भी, एंड EMF इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बेटा इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl है वो किसके बराबर है, माइनस का डेल फाई बी डॉट डेल टी. एंड फाई बी जल्दी से बता दो, अब तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट da लिखते हैं ना बेटा. तो लिख दूं मैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सर्किट लगाना है यहाँ पे, E डॉट dl, C यहाँ पे सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन आएगा. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डेल बाय डेल टी B डॉट da. क्लियर है, B डॉट da. यहाँ पे जो टाइम का फैक्टर है और एरिया का फैक्टर है, बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है. और डाउट, अब देखो इधर है लाइन इंटीग्रेशन, इधर है सरफेस इंटीग्रेशन, क्या करें, चल जाए स्टोक्स थ्योरम पे. ठीक है, तो बाय द स्टोक्स कर्ल थ्योरम कर सकते हैं ना लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज और सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन के अंदर चेंज. ठीक है, तो अप्लाई कर दो. यहां से हम क्या बोलेंगे कि जो E डॉट dl है वो किसके बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E, और क्रॉस प्रोडक्ट आता है यहाँ पे. ठीक है, यही होता है. तो अप्लाई कर दो बाय दिस इक्वेशन. हम यहाँ से बेटा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो डेल क्रॉस E है उसका सरफेस इंटीग्रेशन किसके बराबर है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन है दोनों साइड ही, डेल बी बाय डेल टी डॉट da. ठीक है, कंपेयर कर ले RHS साइड और LHS साइड को. यदि हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, कंपेयरिंग LHS एंड RHS, बताओ कंपेयर करेंगे तो आप क्या बोलोगे कि जो डेल क्रॉस E है वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस का डेल बी बाय डेल टी. एंड दिस इज मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन. दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, हट रही हूं मैं भी लिख लेना ना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन. मैक्सवेल करे डेराइव मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन. मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कौन सा लॉ यूज में ले लेते हैं, बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ. और एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, बोलो, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई, और आई यहाँ पे होता है टोटल करंट इनसाइड द लूप. ठीक है बेटा, इफ जे यहाँ पे करंट डेंसिटी है, तो बच्चे हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो जे है वो करंट डेंसिटी है. तो आई आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आई मतलब करंट कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए आएगा ना, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए. और ये आपके पास लाइन इंटीग्रेशन है, सर्किट सी लिख रही हूँ बेटा मैं यहाँ पे. ठीक है, अब देखो बेटा, अब
यदि मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, बी डॉट डी एल, ठीक है, म्यू नॉट आई की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ आई तो आपके पास कितना आ रहा है, जे डॉट डी एल। आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है ना, दिस इज आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, ये रहा आपका सरफेस इंटीग्रेशन। अब अगेन प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे तो एक तरफ लाइन इंटीग्रेशन है और एक तरफ सरफेस इंटीग्रेशन है, तो क्या करें, अप्लाई कर देते हैं स्टोक थ्योरम बाय यूजिंग स्टोक-कल थ्योरम। बताओ क्या बोलता है स्टोक-कल थ्योरम, बी डॉट डी एल किसके बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस बी, ठीक है बेटा, तो पुट कर दे, यदि हम पुट करेंगे तो सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस बी डी ए किसके बराबर आ रहा है, म्यू नॉट जे डॉट डी ए। कोई डाउट नहीं है। अब दोनों तरफ क्या है आपके पास, सरफेस इंटीग्रेशन है, दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रेशन है, तो कंपेयर कर लेते कंपोनेंट्स बाय कंपेयरिंग RHS एंड LHS। आपके पास क्या आएगा बेटा, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, एंड दिस इज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ